सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को आप समझेंगे, इसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप एक बेहतर शिक्षक बनेंगे और सीटेट भी क्वालिफाई करेंगे। तो पहला इसका प्रश्न है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब व्यक्तिगत विभिन्नताएं, पहले तो ये पता होना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या है। क्लास में आने वाला प्रत्येक विद्यार्थी व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे से अलग है। कैसे है? क्लास में आने वाले विद्यार्थियों का सबका मानसिक स्तर भी अलग अलग है, सबका सामाजिक स्तर भी अलग अलग है, विभिन्न आर्थिक स्थिति वाले परिवारों से आने वाले बच्चे हैं, तो वो एक दूसरे से अलग हैं। अब इस स्थिति से आप ओवरकम कैसे होंगे? क्लास में सभी बच्चों को आपको एक उपलब्धि स्तर तक पहुंचाना है, लेकिन बच्चे एक दूसरे से अलग भिन्न भिन्न हैं, तो सबके लिए समान शिक्षण विधियाँ भी नहीं काम करेंगी आपकी, तो इससे आप कैसे अलग होंगे? नंबर 1 ऑप्शन है, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। अभी हमने कहा था कि समान शिक्षण विधियाँ नहीं काम करेंगी, तो वही चीज़ आ गई इसमें। क्या आ गया कि समान और मानक तरीके हों। ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब बच्चे आपस में एक दूसरे से अलग हैं तो उनके मापन के जो आकलन के जो तरीके हैं वो भी अलग अलग होने चाहिए। दूसरा है कि बच्चों को अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। ये भी नहीं करना है, क्योंकि अगर हम बच्चों को अंकों के आधार पर नामित कर देंगे, ये होशियार बच्चा है, ये प्रतिभाशाली है, ये कमज़ोर बच्चा है, ये एवरेज औसत बच्चा है, तो उनके अंदर एक मानसिक धारणा सी बन जाएगी कि मैं तो कमज़ोर ही हूँ, मैं तो प्रतिभाशाली हूँ। तो इससे ये भी हमें नहीं करना है। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ये बिल्कुल ठीक है, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनके दृष्टिकोण को महत्व देंगे कि वो क्या चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से समझते हैं। अब सभी बच्चों का दृष्टिकोण अलग अलग होगा। जैसे एक शहरी पृष्ठभूमि से आने वाला बच्चा है, वो चीज़ों को अपने दृष्टिकोण से समझेगा। जैसे अगर उससे परिवहन की बात करी जाए, तो वो परिवहन में आने जाने के साधनों में उसने बस भी देखी है, ट्रेन भी देखी है। और एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने जाने वाला बच्चा है, वो परिवहन को इस तरीके से देखता है। उसने गांव में सिर्फ बैलगाड़ी देखी है, वो कभी शहर गया ही नहीं है। तो उनके दृष्टिकोण को आप समझें कि दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं और उनकी भिन्नता का ध्यान रखते हुए हमें अपने शिक्षण कार्य करने हैं। चौथा क्या है? विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम लागू करना। कठोर तो नियम बिल्कुल लागू करना ही नहीं है, ये भी गलत है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? सृजनात्मकता का मतलब क्या है कि बच्चों में कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो किसी भी चीज़ में अपनी तरफ से चीज़ों को कितना ऐड करते हैं, ये है सृजनात्मकता। अब इसका पोषण हम कैसे करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। जब हम विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उसे प्रदान करेंगे, तो उसकी सृजनात्मकता का भी पोषण होगा। तो ये विकल्प बिल्कुल ठीक है। आगे भी चारों विकल्प पढ़ेंगे, चारों विकल्प अगले 3 कैसे गलत हैं। अगला क्या है? विद्यालयी जीवन के आरंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। हम शुरुआत से ही उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देने लगे, ऐसा नहीं करना हमें, ठीक है। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थी की कोचिंग कराना, ये भी नहीं है। अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण, ये अपने आप में विकल्प ठीक है, लेकिन
जो सृजनात्मकता का पोषण करने वाला विकल्प है वो यही है। जब हम बच्चे को अवसर उपलब्ध कराएंगे तब जो उसकी सृजनात्मकता का पोषण होगा, जब उसे हम अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर प्रदान करेंगे, तो ये विकल्प इसका ठीक हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 है, पियाजे के अनुसार एक मिनट, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। अमूर्त, ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। अमूर्त संकल्पना, ऐसी संकल्पनाएं जो अमूर्त हैं। मूर्त का मतलब जिन्हें देखा जा सके, जिन्हें छुआ जा सके। अमूर्त का मतलब जिन्हें न देखा जा सके न छुआ जा सके। ठीक है, ये हो गई अमूर्त, जिन्हें हम छू नहीं सकते। काल्पनिक, तो पियाजे की अवस्थाएं कौन कौन सी? पहली अवस्था है उनकी संवेदी पेशी अवस्था। इसमें 0 से 2 वर्ष तक के बालक आते हैं। इसमें बच्चा अपने हाथों से, अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। दूसरी अवस्था हो गई 2 से लेकर 7 वर्ष, ये हो गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी हो गई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा मूर्त चीज़ों से सीखता है, मूर्त चीज़ों को छू करके, पकड़ करके, उनका अनुभव करके सीखता है। ये हो गई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से लेकर 11 वर्ष। अगली लास्ट औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें बच्चा क्या करता है? अमूर्त चिंतन करता है और चीज़ों को, संकल्पनाओं को अमूर्त चिंतन के आधार पर सीखता है। ये 12 वर्ष से ऊपर होता है। ये जीन पियाजे की सीखने की, बच्चों की सीखने की अवस्था है। एक देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है ये, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। विद्यार्थी से कहता है आप कहीं भी बैठिए जाके। कुछ विद्यार्थी जब ऐसा कहता है तो क्या कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठ कर के अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। एक अभिभावक आता है, उसी टाइम उसे ये पसंद नहीं आता है किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं। अतः इस स्थिति से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? अब अभिभावक क्या करेगा? नंबर 1 ऑप्शन में, ऑप्शन पढ़ेंगे आप। अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। गलत, क्योंकि अगर बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो वो किसी शिक्षण विधि का अपने अनुभव के अनुसार प्रयोग करके ही पढ़ा रहे। तो हमें शिक्षक का विश्वास करना है, न कि प्रधानाचार्य से ये कहना कि भाई हमारे बच्चे का अनुभाग बदल दो, मुझे नहीं पढ़ाना है। ये गलत है। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ये ठीक है, ये विकल्प भी ठीक होगा बिल्कुल। अगला क्या है, इसको भी पढ़ लेते हैं। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। बिल्कुल ही गलत है। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ये भी गलत है। तो ये प्रश्न सही होगा। अभिभावक को चाहिए कि वो देखे कि शिक्षक किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा है और उनसे परिचर्चा करे, उनसे बातचीत करके देखे कि इस विधि का उन्होंने प्रयोग क्यों किया है। शिक्षक लोकतांत्रिक विधि से बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है तो अच्छी बात है भाई, शिक्षक अपने अनुभव के अनुसार पढ़ा रहा है, बच्चों को सिखा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विशेष रूप से
प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी का सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? नंबर ए, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग। ये तो बेकार ही है। महंगी एवं चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग ये गलत है। सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए बिल्कुल। कहानी कथन पद्धति करनी चाहिए। क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग, ये सही है। क्षमता के अनुसार हमें विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो डी वाला विकल्प बिल्कुल ठीक है। ये आपके क्वेश्चन थे।